नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस अर्थात बच्चेदानी का खिसकना या गर्भाशय का शरीर से बाहर आ जाना। बहुत सी महिलाओं को यह समस्या होती है, लेकिन उनमें से हार्डली 1/3 ही रिपोर्टेड होती हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इस समस्या को वो झेलती रहती हैं, सहन करती रहती हैं। और उसकी प्रमुख वजह है उन्हें मालूम नहीं है कि हमें यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि क्या क्या लक्षण हो तो आप जाने कि आपको यूट्रस का प्रोलैप्स होने वाला है। यूट्रस का यह प्रोलैप्स पेल्विक फ्लोर मसल्स, लिगामेंट्स या वहां के जो फाइब्रस टिश्यू हैं वो जब यूट्रस को अपने स्थान पर बांधे हुए सपोर्टेड नहीं रख पाते हैं, वो सपोर्ट जब कमजोर हो जाती है, वो इंजरी हो जाएगी, तब यूट्रस अपने स्थान से ड्रैग डाउन हो जाती है, नीचे को खिसक जाती है और वो कभी कभी पूर्ण रूप से बाहर भी शरीर से हो जाती है। यूट्रस के ये जो सपोर्ट हैं ये क्यों कमजोर हो जाते हैं, ऐसा किस लिए हो जाता है, उसका जो प्रमुख कारण है वो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी एक बायोलॉजिकल क्रिया है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेगनेंसी ट्विंस प्रेगनेंसी है, दो बच्चे एक साथ हैं, बेबी हैवी वेट है, बेबी का साइज लार्ज है, मां अगर कम उम्र में मां बन रही है या बहुत लेट एज में मां बन रही है, जैसे 40s के आसपास, तब उन्हें प्रोलैप्स होने के चांसेस अधिक रहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी हुई तो प्रोलैप्स तुरंत हो ही जाएगा, नहीं, ये बाद में होता है। बाद में कब? मेनोपॉज के आसपास। मेनोपॉज में जाने पर ईस्ट्रोजन हार्मोन विड्रॉवल हो जाता है। ईस्ट्रोजन की कमी से कोलेजन फाइबर्स वीक हो जाते हैं और प्रोलैप्स होने का अंदेशा अधिक हो जाता है। डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो सामान्य बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी वेजाइनल डिलीवरी, जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस के कारण मां को जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ के समय ये फाइबर्स वीक हो जाते हैं और ये मसल रप्चर हो जाते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं। तो डिफिकल्ट लेबर आगे चल करके प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। जिन लोगों का वजन अधिक है, यानी कि मोटापे की शिकार महिलाओं में यूट्रस का प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को लगातार खांसी रहती है, लंबी खांसी, चाहे सिंपल ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, जब रहती है तो लगातार खांसी रहने की वजह से यूट्रस को सपोर्ट करने वाले मसल्स वीक हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जब किसी महिला को रहती है तो फ्रेश होने के समय, मल त्याग करने के समय जो ताकत लगती है, तो वो ताकत लगने से भी यूट्रस के प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा ही पेशाब का रोग अगर है, जिसे यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं, उस समय पेशाब का रास्ता संकरा हो जाता है और पेशाब करने के समय अधिक ताकत लगानी पड़ती है। ये जो ताकत लगती है ना, तो नीचे के मसल्स उससे वीक हो जाते हैं। कभी भी मल मूत्र त्याग करने के समय स्ट्रेन नहीं करना चाहिए, ताकत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह ताकत लगाई हुई आगे चल करके एक बहुत बड़ी समस्या की वजह बन जाती है, जैसे कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। हैवी वेट लिफ्ट करना भी ध्यान से ही करना चाहिए। जो महिलाएं ज्यादा वजन उठाने का काम करती हैं, उन्हें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यंग एज में तो यदा कदा ही देखने को मिलता है। यह मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेनोपॉज के बाद ही होता है। मेनोपॉज के बाद होने की वजह यह है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन विड्रॉ हो जाता है बॉडी से, और ये ईस्ट्रोजन की कमी लोअर एब्डोमेन के मसल्स में वीकनेस का कारण बन जाती है। कोलेजन फाइबर्स वीक हो जाते हैं, तब ही यह समस्या अपीयर होती है। पेल्विक सर्जरी यानी कि नीचे के
अंगों की अगर सर्जरी किसी की हुई है तब भी यूट्रस का प्रोलैप्स होने के चांसेस अधिक हैं। जो लोग गोरे हैं, जिनका रंग गोरा है, फेयर है, ऐसा नहीं, एथनिकली जो लोग गोरे हैं उन्हें कालों की तुलना में प्रोलैप्स अधिक होता है, ये पाया गया है। जिन लोगों के कोई ऐसा रोग जिसमें कनेक्टिव टिश्यू, खास करके कोलेजन फाइबर्स के कमजोर होने का रोग है, उन्हें भी प्रोलैप्स जैसी कंडीशंस अधिक होती है। तो बहुत सारे कारण है ना यूट्रस के प्रोलैप्स होने के। यूट्रस का ये प्रोलैप्स जब शुरुआती कंडीशन में है तो महिलाओं को कुछ भी लक्षण नहीं हो ऐसा संभव है, क्योंकि यूट्रस के इस प्रोलैप्स की बहुत सारी स्टेजेस हैं, या यूं कह सकते हो कि ग्रेड्स हैं। हम लोग बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन अपन ये समझ सकते हैं कि ऐसा होना केवल यूट्रस प्रोलैप्स है और पूरा यूट्रस आउट ऑफ बॉडी है, कोई जरूरी नहीं है। वो बिल्कुल ऊपर रह सकता है, बीच में रह सकता है, बाहर हो सकता है और अधिक बाहर हो सकता है। इस तरह करके डिफरेंट इसकी स्टेजेस होती हैं, ग्रेड्स होते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में या लो ग्रेड प्रोलैप्स हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक रहे, अर्थात उससे कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा संभव है। लेकिन जैसे ही लक्षण आना शुरू होते हैं तो जो प्रमुख लक्षण फील होता है वो है भार पड़ना। भार पड़ने का मतलब यूट्रस जब अपने जगह से ड्रैग डाउन होता है तो एक बियरिंग डाउन सेंसेशन देता है, एज इफ कुछ बाहर को आ रहा है, ऐसा फील होता है। और वजन फील होता है लोअर एब्डोमेन के उस हिस्से के अंदर। इसके साथ साथ कमर का दर्द हो जाता है, क्योंकि यूट्रस के लिगामेंट्स पीछे से बैक की तरफ से अटैच होते हैं, तो ड्रैग डाउन होकर के वहां पे खिंचाव जैसी कंडीशन उन्हें फील होती है। और इस कारण से वो थकान फील करेंगे, लगातार खड़े नहीं रह सकते हैं, उन्हें काम करने में दिक्कत होती है। जैसे जैसे कंडीशंस एडवांस होती है तो लक्षण और अधिक होने लग जाते हैं। ये फुलनेस और ये भारीपन और ये ड्रैग डाउन सेंसेशन के बाद में सच में ही कुछ बाहर आ रहा है, खास करके वेजाना में फील होगा कि समथिंग इज देयर, कुछ है वहां पे। वो मांस का टुकड़ा सा एक फील होता है उन्हें कि समथिंग इज देयर। और अधिक बार आ जाने पर तो सच में ही उन्हें यूट्रस फील हो जाएगी कि यस यह है। तो ये जो कंडीशन है ये और अधिक एडवांस हो जाने पर उस पे जो बाहर एरिया आ गया है, जख्म हो जाएंगे, ब्लीडिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, चलने में दिक्कत होती है, खड़े रहने में दिक्कत होती है, उन्हें पेशाब में दिक्कत होने लग जाती है। पेशाब में दिक्कत का मतलब पेशाब करने में दिक्कत, पेशाब रुक के आना, पेशाब का रिटेन हो जाना, पूरा इवैक्यूएट नहीं हो जाना, पेशाब करने के बाद भी पेशाब बचा रह जाना, और कभी कभी पेशाब का लगातार लीक होना भी हो जाता है, इनकॉन्टिनेंस भी हो जाता है। ऐसा ही कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, कब्ज हो जाएगी उन्हें ऐसा लगेगा कि वो एक बॉल के ऊपर बैठी हुई है, यानी कि उस एरिया में एक बॉल लाइक सेंसेशन उनको फील होती है। थकान, कमजोरी, खड़ा नहीं रह जाना, काम नहीं किया जाना, और इसके साथ साथ लिबिडो में भी कमी हो जाती है, और पेनफुल भी होता है फिजिकल रिलेशन। ये कंडीशन मोस्ट ऑफ द लेडीज बेयर करते रहती हैं। साइकोलॉजिकली वो चुप चुप रहने लगती हैं, उदास रहने लगती हैं, उन्हें बहुत संकोच फील होता है कि न जाने मुझे क्या हो गया है, किसको बताऊं, क्या करूं, किसको दिखाऊं। ये सब चीजें उनके माइंड में बराबर चलती रहती हैं। लेकिन ये लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको है तो आपको निसंकोच अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसका इलाज संभव है, क्योंकि अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो सिस्टोसील अर्थात पेशाब के ब्लैडर का भी यूट्रस के साथ साथ बाहर आना शुरू हो सकता है। रेक्टोसील भी हो जाता है। पिछले हिस्से में रेक्टम है, रेक्टम का कुछ हिस्सा भी ड्रैग डाउन यूट्रस के साथ होने लग जाता है। और वो जो अल्सर है, जख्म हो गया है, वो सेप्टिक हो सकता है, इन्फेक्टिव हो सकता है, वहां से ब्लीडिंग हो सकती है।
इसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल नहीं है, वो बिल्कुल आसान है। आपकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से कोई भी डॉक्टर यह बता सकता है कि आपको सच में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हुआ है। आपकी बच्चेदानी अपनी जगह पे नहीं है, वो ड्रैग डाउन हो रही है, वो बाहर आ रही है, अर्थात गर्भाशय का प्रोलैप्स आपको हो गया है। ये जानना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अगर सजग रहें, सचेत रहें, तो इस कंडीशन को होने से बच सकते हैं। बचने के लिए आपको हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा शुरुआत प्रेगनेंसी से। प्रेगनेंसी के समय उचित अपना ध्यान रखें। अगर ट्विंस बेबी हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरत है। जेंटल मूवमेंट्स, अपने एक्सरसाइज का ध्यान, ये सब चीज आपको करनी चाहिए। एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। आप सामान्यतः भी महिलाओं को मैं राय दूंगा कि सामान्यतः भी वो ये पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज का ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में भी हल्की एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की या किसी एक्सरसाइज के विशेषज्ञ की राय से। अदरवाइज आप पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज, जिन्हें कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं, वो आपको करनी चाहिए। क्या होती हैं ये? इसमें क्या होता है कि आप एक तो कॉमन एक्सरसाइज जिसको कहते हैं ना बटरफ्लाई पोस्चर कर सकते हैं। उसमें पालथी मार के आप बैठेंगे और अपने पैरों को इस तरह से रख लेंगे। पैरों को इस तरह रखने के बाद में अपने घुटने को ऊपर नीचे करेंगे, जैसे तितली उड़ती है वैसे। एक तो हो गया ये है। दूसरा क्या है कि आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं उनको, अर्थात पेशाब और गुदा का जो एरिया है उसको अंदर की तरफ विड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप पेशाब करते हुए बीच में रोकना चाहते हो, गैस पास हो रही है उसे बीच में रोकना चाहते हो, तो वो जो विड्रॉ करना है, अंदर की तरफ खींचना है गुदा और आगे के मसल्स को, यह मूलबंध भी कहलाता है। ऐसा आप 5 से 10 काउंट करते तक विड्रॉ करो, फिर आप रिलैक्स करो, विड्रॉ करो, फिर आप रिलैक्स करो। बहुत ज्यादा ताकत लगा के या बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे जेंटली 5 से 10 बार आपको यह करना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन हो जाते हैं। इनिशियल स्टेज का यूट्राइन प्रोलैप्स तो इससे मैनेज भी हो जाएगा। आपको लगातार खांसी रहती है, चाहे आप अस्थमा के पेशेंट हो, सिंपल ब्रोंकाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, कुछ भी है, तो आपको अपनी खांसी को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए, न कि उसे जरा भी नेग्लेक्ट करें। आपको कब्ज है तो कब्ज भी नहीं रहने देनी चाहिए। आप अपने खाने में प्रॉपर फाइबर लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक ठीक रहती है। फ्रेश होने के टाइम या यूरिन पास होने के टाइम कभी भी स्ट्रेन नहीं करना चाहिए, ताकत नहीं लगानी चाहिए। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है तो भी उसका इलाज करो, कॉन्स्टिपेशन है तो भी उसका इलाज करो। अपने खाने में खट्टे फल जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन फाइबर को निर्माण करने में मदद करती है, और कोलेजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का मेन हिस्सा है जो स्ट्रेंथ प्रदान करता है। अपने वजन का ध्यान रखें कि वजन कभी भी ना बढ़े। बिल्कुल सतर्क रहें अपने वजन के ऊपर। जो भी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। डिलीवरी के समय भी आपको अपने डॉक्टर को अच्छे से बताना चाहिए कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो, आप इसका सही से ध्यान रखें। डॉक्टर की ड्यूटी है कि अगर डिफिकल्ट लेबर है तो उसे अकॉर्डिंगली मैनेज करे। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को सिजेरियन करा के ही डिलीवरी करानी चाहिए, नहीं। बहुत कुछ होता है जिससे आप डिफिकल्ट लेबर से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट भी है, उस समय का भी मैनेजमेंट है, बहुत कुछ है। वो एक अलग विषय हो जाएगा, डिटेल में नहीं जाएंगे। अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान और आपको डिलीवरी के दौरान नॉर्मल से अधिक सजग रहने की जरूरत है, जिससे आगे चल करके प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस ना हो। वजन उठाते समय भी ध्यान रखें कि वजन एक साथ ज्यादा ना उठाएं, ताकत अधिक ना लगाएं। किसी भी काम को करने के लिए वजन को थोड़ा थोड़ा करके ही उठाया जाना चाहिए, और पहले अपना शरीर को फिट करो, स्ट्रेंथन करो, तब आपको वेट उठाना चाहिए।
मैंने तो आजकल देखा है कि फीमेल हैवी वेट लिफ्टिंग भी करती हैं जिम वगैरह के अंदर, बिना कोई सोचे समझे या बिना गाइडेंस के अगर ऐसा करते हैं तो आगे जाकर के आपको यह होने के चांसेस सामान्यतया जिन लोगों को नहीं है उनसे अधिक हो जाते हैं। तो वेट लिफ्टिंग ध्यान से। अब जहां तक सवाल है इलाज का, तो इनिशियल स्टेज के ग्रेड 1 और 2 के यूट्राइन प्रोलेप्सिस आराम से एक्सरसाइज के द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा और उनका कारण हटा देने पर ठीक हो सकते हैं। एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी और डूज एंड डोंट्स भी मैंने आपको बता दिए। ये करने से फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के यूट्राइन प्रोलेप्स मैनेज हो जाते हैं। लेकिन इससे एडवांस हो जाने पर पेस्ट्री का यूज किया जाता है। ये पेस्ट्री जो है वो यूट्रस को अपने स्थान पर रख के इंटरनल एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर होती है वो लगा दी जाती है और उससे कुछ समय में यह सही हो जाता है। लेकिन इसके अपने कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए आजकल इसका यूज कम ही किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखते हैं और आपके शरीर में पेस्ट्री इन्फेक्शन नहीं कर रही है तो पेस्ट्री इज फर्स्ट थिंग जिसे आप अपना सकते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि हमें तो सर्जरी नहीं करवानी है या कोई और ट्रीटमेंट नहीं लेना है, तब भी पेस्ट्रीज जो है यूरिन इनकॉन्टिनेंस, पेशाब के समय होने वाली तकलीफें और कमर दर्द, खड़े रहने में होने वाली समस्याएं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कुछ हद तक तो सही कर ही देती है। अगला जो उपाय है वो है सर्जिकल फिक्सेशन। सर्जिकल फिक्सेशन में अगर उस महिला की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और अभी उन्हें फैमिली और आगे बढ़ानी है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल फिक्सेशन तब काम में ली जाती है। उसमें ऑपरेशन करके लिगामेंट्स को टाइट करके फिर से टांग दिया जाता है एक तरह से, और यह कुछ समय चल जाता है लेकिन बहुत लंबा चलेगा ऐसा नहीं है। और जो अगला उपाय वो सब लोग जानते ही हैं कि यूट्रस का ऑपरेशन कर दिया जाए, हिस्टेक्टोमी कर दी जाए। उसके अपने अपने तरीके हैं। हिस्टेक्टोमी वेजाइनल हो सकती है, एब्डोमिनल हो सकती है, दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान ये सब है। ये मेरा विषय कम है, मेरा विषय है होम्योपैथिक इलाज के द्वारा इस तरह के प्रोलेप्स को ठीक किया जा सकता है। खास करके ग्रेड 1, 2, 3 तक तो होम्योपैथी बहुत बढ़िया काम करती है, और ग्रेड 4 हो जाए तब ऑफ कोर्स होम्योपैथिक दवाई का लिमिटेड ही स्कोप रह जाता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं इसके लिए। होम्योपैथिक दवाइयां आप जानते हो कि लक्षणों के आधार पर और पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दी जाती है। जो प्रमुख दवाइयां हैं उनमें है सिपिया, एसिड म्यूर, म्यूरेटिक एसिड, कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइट्स, सल्फर, मर्कसोल, क्रियोजोट, लिलियम टिग, कैलकेरिया फ्लोर, सेंसियो ओरिया, प्लेटिना, सोराइनम, रस्टॉक्स, बहुत दवाइयां हैं। लक्षणों के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। इनमें से कोई भी दवाई आप स्वयं ना लें, डॉक्टर की राय से लें या मैटरी मेडिका को रेफर करके ही लें। उसकी डोज, उसकी पोटेंसी यह भी डॉक्टर ही निर्धारित करते हैं। यह जो सजेशन ऑफ मेडिसिन है ये डॉक्टर्स के लिए हैं। तो आपने जाना कि गर्भाशय का यह प्रोलेप्स अर्थात बच्चेदानी का नीचे आ जाना, यह आसानी से मैनेज किया जा सकता है, रोका जा सकता है और इलाज भी किया जा सकता है। इसे समझें, इसे प्रिवेंट करें और इसका समय रहते इलाज करवाएं। आप सदा खुश रहें, आपकी उम्र लंबी हो, आप निरोग रहें। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।